हामिद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और रिमशा वापस घर आई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी हामिद की बातों पर। जब राशिदा बेगम कहने लगी, अरे भाई, जब शाम को सब लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर एक काम करो, रिमशा मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मैं तो बसम को कॉल करती हूँ ताकि वो लोग भी तैयार रहें। रमीन भी तो घर पर अकेली रह के बेचारी बोर हो जाती होगी। रिमशा खुशी से उछलते हुए कहने लगी, थैंक यू सो मच खाला। बोले, थैंक यू वाली कौन सी बात है भाई, मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। ये इतना अरसा हो गया हम फैमिली ने साथ बैठकर खाना ही नहीं खाया। मुबश्शिर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। और रिमशा और मुनज़्ज़ा जो दोनों किचन की सफाई भी कर रही थी और साथ ही बातों में मसरूफ़ थी। राशिदा बेगम किचन में आई और कहने लगी, लगता है मुनज़्ज़ा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम माँ से बिछड़ने पर कम और रिमशा से बिछड़ने पर ज़्यादा रोगी। कहने लगी, क्या है मम्मा, सुबह से आप लोग एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं। शादी अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया। कहने लगे, रिजल्ट तो आ ही जाएगा और तुम्हें पता है 1-2 जगह से तुम्हारा रिश्ता भी आया है और मैं और तुम्हारे बाबा तो अब सोच रहे हैं कि हम लोग इनकी फैमिलीज़ को बुलवाएंगे, मिलें जुलें। मुनज़्ज़ा रिमशा से कहने लगी, रिमशा देख लो, अभी मेरे पेपर्स हुए, रिजल्ट भी नहीं आया और इन लोगों पर मैं बोझ बन गई और ये जल्द से जल्द इस बोझ को उतारना चाहते। ऐसा ही है मम्मा, सब जानती हूँ। वो गुस्से से किचन से निकली जब मुबश्शिर साहब कहने लगे, अरे भाई, मेरे बेटे को क्या हुआ इतने गुस्से में। बोली, बाबा आप भी इनके साथ ही मिले हुए हैं, कुछ देर तो मुझे घर पर सुकून से रहने देते। सोचा था पेपर्स होंगे, फिर इसके बाद मैं फ्री होगी, हम लोग इतना एंजॉय करेंगे, मगर आप लोगों को शादी की पड़ गई और मामा कह रहे हैं कि रिश्ता तक देख लिया इन्होंने। मुबश्शिर साहब ने अपनी बेटी को गले में लिया और बोले, हैं देखो रिमशा, मैं तो रुखसत होके हमारे घर आई है ना, फिर तुम्हें भी जाना है और बस अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो ताकि वो सारी ज़िंदगी एंजॉय करे, कोई दुख परेशानी मेरे फूल जैसी नाजुक बेटी के करीब भी ना आए। वह नम आंखों के साथ मुबश्शिर साहब के साथ लग गई। कहने लगी, मगर बाबा मुझे नहीं आपको छोड़ के जाना। कहने लगे, तो हम कौन सा तुम्हें सुबह ही भेज रहे हैं, अभी शायद 1 साल लग जाए। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जब कहने लगी, बाबा मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर दूं। कहने लगे, जीती रहो मुनज़्ज़ा। रिमशा किचन में काम कर रही थी और इसका ध्यान हामिद की तरफ था कि जब इसके हाथ से गिलास फिसला और फर्श पर गिर कर टूट गया। वो जल्दी से बेध्यानी में गिलास उठा रही थी, इसके हाथ में ज़ोर से कांच लग गया और वो कांच इतना शदीद लगा कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राशिदा बेगम भागते हुए किचन में आई और कहने लगी, ये किस किस्म की आवाज़ आई थी। जब रिमशा के खून निकलता देखा तो कहने लगे, रिमशा पागल हो गई हो तुम, गिलास टूट गया था तो क्या ज़रूरत है इस तरह खुद से उठाने की। कहने लगी, खाला मैं तो बस नीचे से सफाई करने लगी थी। वो बोली, अजीब लड़की हो तुम, ज़रा सा अपना ख्याल नहीं रख सकती। और देखो जल्दी से आओ, छोड़ो काम को। रिमशा बाहर आई और वो कपड़े के साथ इसका हाथ दबाकर पकड़े हुए थी, मगर खून रुक ही नहीं रहा था। कहने लगी, रिमशा कितना गहरा जख्म आ गया है। मुबश्शिर साहब पास आए, कहने लगे, क्या बात है बेटा। वो भी घबरा गए। मुनज़्ज़ा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और इसकी बैंडेज वगैरह करने लगी। पट्टी करने के बावजूद खून रसना बंद ना हुआ। जब रिमशा कहने लगी, मुनज़्ज़ा यार लगता है मेरा तो आखिरी टाइम आने वाला है, मुनज़्ज़ा ने इसके एक थप्पड़ लगाया। कहने लगे, बकवास तो ना करो ना, एक तो अपनी बेध्यानी में ये चोट लगवा ली, ऊपर से इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो। बाहर किसी को पता चला तो लोग कहेंगे ससुराल वाले जालिम हैं। और इतनी खुशी थी शाम को जाने की और अब देखो अपना हाथ। वो बोले, तो मैंने कौन सा हाथ से चल कर जाना है। इस सौके ध्यान कहाँ था, लगता है हामिद भाई के सोचों में गुम थी तुम, या फिर दानिया को तो नहीं याद कर रही थी। रिमशा कहने लगी, खाला देख ले मुझे तंग कर रही है अब। वो बोली, भाई तुम दोनों की बातों में मैं नहीं आती, मैं कुछ कहूँगी तो बुरी बनूंगी।
کیونکہ تم دونوں کی تو عادت ہے ایک دوسرے سے لڑتے میں رہنا اور ایک پل تم دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں مسکرائیں۔ حامد کے گھر آنے کا ٹائم ہو گیا اور رمشا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا، مگر خیر وہ بہت پیارا سا تیار ہوئے سر پر حجاب کیا ہوا تھا۔ حامد جیسے ہی کمرے میں آیا اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ والا بیگ سائڈ پر رکھتا کہنے لگا، رمشا بہت تھک گیا ہوں یار۔ وہ آتے ہی اسے زور سے سینے سے بھیجتے ہوئے بولا۔ جب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی چونک کر بولا، کہنے لگا یہ کیا کروا لیا تم نے؟ بولی کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے۔ کہنے لگا ذرا سی، اور پٹی ایسے کی ہوئی ہے جیسے؟ بولی پھر آپ کو تو پتہ ہے نا، میں تو ذرا سی سوئی ہوئی بھی لگ جائے تو پٹی کر لیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں زخم گہرا لگ رہا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ بولی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹائم ضائع ہو جائے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے شاپنگ سے؟ حامد اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی لگاتے کہنے لگا، اچھی لگ رہی ہو تم۔ اچھا چلو بتاؤ کیا ہوا؟ بولی کچھ نہیں، بس وہ گلاس ٹوٹا تھا تو لگ گیا۔ بولا بس ٹوٹا تھا لگ گیا، اور دھیان کہاں تھا میڈم کا؟ رمشا مسکرائی کہنے لگی آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کرتا بولا، کیا سوچ رہی تھی؟ جس چیز سے تمہیں ڈر لگتا تھا، کیا وہ سب اچھا لگتا ہے؟ اس کے گال لال پڑ کے کہنے لگا، اف جان نکال دیتی ہو یوں شرما کر، اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ رمشا نے اپنے ہاتھ سے حامد کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے خود اس پر جھکا، کہنے لگا اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، اور تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والا؟ رمشا اتراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیوی ہوں۔ حامد اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا، جتنا بھی تھکا ہوتا ہوں، جتنا بھی غصے میں ہوتا ہوں، تمہارے قریب آتے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ ایسا کون سا جادو کرتی ہے تم؟ رمشا بولی محبت کا۔ حامد ویسے ہی نیچے فرش پہ بیٹھا رمشا کے گھٹنوں پر سر رکھتے کہنے لگا، آئی لو یو سو مچ رمشا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، کہنے لگا دل کرتا ہے یہیں پر سو جاؤں، اتنا سکون۔ رمشا حامد کو ہلاتے ہوئے کہنے لگی، چلو اٹھو، نیچے سب ریڈی ہیں، تیار ہیں باہر جانے کے؟ لگا ہاں، جاتے ہوئے خالہ لوگوں کو بھی پک کرنا ہے، ماما نے بتایا تھا، اور آج بہت مزہ آئے گا۔ چلو پھر جلدی سے تم ریڈی ہو، میرے کپڑے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ وہیں پر لیٹ ہو جائیں اور پھر میری ساری سوچوں پر پانی پھر جائے، کیونکہ نیند کا بھوت بھی تو جلدی تم پر سوار ہو جاتا ہے نا۔ رمشا بولی، حامد بولتے نہیں ہیں کچھ بھی، کہنے لگا، اس میں بولنے والی کون سی بات ہے، یہی تو مجھے یاد رہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے الماری سے ہینگر نکال کر حامد کو کپڑے دینے لگی۔ بولا ریلیکس ہو جاتا ہوں شلوار قمیض پہن کے۔ ان دونوں نے میچنگ کلر پہنے ہوئے۔ حامد تیار ہوتے رمشا کو ساتھ لگاتے سیلفی لینے لگا، کہنے لگا، یو لوکنگ سو بیوٹی فل، تھینک یو، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگا، آپ جناب، میں پھر میرا موڈ بدل جائے گا، جلدی سے کمرے سے نکلتے ہیں۔ وہ حامد کے چہرے پر کس کرتے ہوئے کہنے لگی، حامد آئی ایم سوری، لکی آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ کہنے لگا، اچھا جی، کیسے لکی ہوں ذرا بتاؤ۔ وہ اس کی گال پہ چٹکی کاٹتی کہنے لگی، باقی باتیں واپس آ کر اب چلے۔ منزہ نیچے کھڑی آوازیں دے رہی تھی، رمشا آ بھی جاؤ نا، پتہ ہے نا بھائی کو پھر جا کر واپس آنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے، جلدی آؤ۔ وہ ساری فیملی باہر شاپنگ پر گئی تھی اور بہت اچھا سا ڈنر کرتے ہوئے جب واپس آئی، منزہ کہنے لگی، آج تو بھائی سارے گلے شکوے آپ نے ختم کر دیے، خالہ لوگوں کے ساتھ اتنی دیر بعد ہم لوگ باہر گئے تھے اور اس بہانے رمین سے بھی ملاقات ہو گئی، کتنے دنوں سے ہم تینوں ملی نہیں تھی۔ کہنے لگا، بس جیب تو میری خالی کروائی ہے نا، تمہیں تو مزہ آئے گا۔ منزہ بولی، بس کر دیا کرے حامد بھائی، کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر واپس آئے۔ سب لوگ کافی تھک چکے تھے اور رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہو گئے تھے جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رمشا اور منزہ ابھی نیچے ٹی وی لاؤنج میں ہی تھی جب منزہ اپنے بیگ سے اپنا سوٹ نکالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حامد نے ایک گھوڑی سے نوازا، کہنے لگا، کیا صبح نہیں ہوگی جو تم دونوں اب بھی شروع ہو گئی ہو؟ رکھو سب کچھ اور چلو تم بھی۔ چلو رمشا، تم بھی عجیب لڑکی ہو،
अभी सारा कुछ खोल कर बैठ जाएंगी और तुम लोगों को बातों में पता ही नहीं चलेगा कि कब रात गुजर गई। बोली भाई देख लो गी आपको तो। मुनज्जा मुंह बनाते हुए अपना बैग उठाकर अपने कमरे में ले गई। रिमशा कहने लगी हामिद क्या हो जाता है? वो इसके साथ सीढ़ी पर चढ़ता हुआ कहने लगा मेरे वक़्त पर कोई और डाका डाले ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता? तुम्हें पता है मैं तो सारे रास्ते ये इंतज़ार कर रहा था कब सफ़र ख़त्म हो और कब तुम्हें जाकर अपनी बाहों में उठा लूँ। कमरे में जाते ही हामिद ने इसे अपने सीने से लगाया और दूसरे हाथ से दरवाज़ा लगाया। कहने लगा सुकून मिल गया तुम्हें साथ लगा के। इसके लबों पर झुकता हुआ वो अपने दांतों में इसका होंठ दबा गया। जब रिमशा की सिसकी सी निकली कहने लगा तुम्हारी ज़रा सी मज़ाहमत नहीं चलने दूँ। रिमशा कहने लगी प्लीज़ हामिद मुझे चेंज तो करने दो। इसके हजाब की पिन खोलते हुए इसे हजाब से आज़ाद करता इसकी गर्दन पर झुका। कहने लगा नहीं रिमशा प्लीज़ अब तुम मुझसे दूर होने की बात नहीं करो। वो अपनी जेब से डिबिया निकालते हुए इसके आगे करते कहने लगा ये तुम्हारे लिए। बोली ये कब लिया? कहने लगा जब तुम लोग कपड़े वगैरह देख रहे थे तब। इसने जल्दी से खोला इसमें ब्रेसलेट थी। हामिद इसे बेड पर बिठाते हुए कहने लगा इधर करो अपना हाथ। इसे ब्रेसलेट पहनाता कहने लगा कि कैसी लगी? और ये मैंने ऑर्डर दिया हुआ था काफ़ी दिनों से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। ब्रेसलेट के ऊपर हामिद और रिमशा के नाम HR लिखा हुआ था। वो इसे चूमते हुए कहने लगे बहुत अच्छा। और ये आइडिया कहाँ से आया दोनों का नाम लिखवाने का? कहने लगा आइडिया या तो और भी बहुत हैं अगर तुम थोड़ा साथ दो तो। वो इसे बेड पर बैठते हुए यूं ही पीछे को गिराता इसके ऊपर झुका। वक़्त यूं ही गुजरने लगा और इनकी शादी की आज एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी के साथ मुनज़्ज़ा की एंगेजमेंट भी थी। 2 फंक्शन एक दिन। घर में हर तरफ गहमा गहमी सी थी। राजदा बेगम रिमशा को आवाज़ देते हुए कहने लगी रिमशा कहाँ रह गई हो? वो भागते हुए आई और गिरते गिरते बची। राजदा बेगम बोली रिमशा संभल के। एक तो तुम ऐसे चलती हो जैसे तेज़ आंधी आई हो। बोली खाला काम भी तो इतने हैं ना क्या करूं? बेचारी रिमशा नन्ही सी जान हो। वो बोली बस करो सब जानती हूँ कहीं चोट ना लगवा लेना। बोली खाला इतनी फिक्रमंदियाँ अच्छी नहीं होती। वो मुबशिर साहब को इनकी मेडिसिन देते हुए कहने लगी अंकल आप ये खाएं तब तक मैं आपकी बेगम साहिबा की अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग कर दूं। वो मुस्कुराई और कहने लगे भाई मेरी बेगम तो वैसे भी बहुत प्यारी लगती है। कहने लगी तो क्या मतलब रहने दूं कुछ ना करूं? बोले अरे मैंने तो ये कब कहा करो तैयार ताकि हम भी तो अपनी बेगम साहिबा को देखें। राजदा बेगम कहने लगी बस हो जाया करें आप दोनों शुरू। वो लोग तैयार हो रहे थे जब हामिद कहने लगा एक तो तुम लेडीज़ की ना तैयारी जल्दी ख़त्म नहीं होते। पता है हाल में मेहमानों को 8 बजे का टाइम दिया है और अभी तक हम लोग घर पर ही हैं तो मेहमानों को वेलकम कौन करेगा? राजदा बेगम कहने लगी बस बेटा सब रेडी हैं और 5 मिनट का तो फासला है हम लोग इंशाल्लाह पहले पहुंच जाएंगे। वो लोग हड़बड़ाहट में घर से निकले। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। जब रिमशा जो सारे डोर लॉक कर रही थी हामिद ने पीछे से आके इसके गाल पर किस की। कहने लगा बहुत प्यारी लग रही हो और जल्दी से निकलो ये ना हो मेरी नीयत बदल जाए और फिर तुम मुझसे जान छुड़ाओगी। वो हामिद की तरफ पलटी और हामिद के सीने पर चूमते हुए कहने लगी हैप्पी एनिवर्सरी। एक साल ये इतना खूबसूरत ज़िंदगी का गुजरा है ना बस बता नहीं सकती आपको। और मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये सारा क्रेडिट आपको जाता है जिन्होंने हमेशा मेरे बचपने को मेरी शरारतों को झेला। कहने लगा मिसेस हामिद प्लीज़ मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो वरना फिर मैं तुम्हें उठाकर कमरे में ले जाऊँगा। और जल्दी से हाथ चढ़ाते हुए भागी बाहर की तरफ। कहने लगा आराम से गिर ना जाना। वो यूं ही हंसते मुस्कुराते हॉल के लिए निकले। मुनज़्ज़ा के एंगेजमेंट पे परवीन बेगम को भी बुलाया हुआ था और दानिया भी अपनी माँ के साथ आने वाली थी क्योंकि राजदा बेगम ने सबसे कहा था कि जो भी बातें होनी थी हो गई हैं क्योंकि परवीन का भी हमारे अलावा इस दुनिया में और है ही कौन। एक भाई है इसका। अगर हम लोग भी यूं इनकी नादानी की वजह से इनसे रिश्ता नाता तोड़ लेंगे
तो फिर वो कहाँ जाएंगी। इसलिए इससे मुबश्शिर साहब से कहा कि पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है, इसलिए हम लोग इन्हें ज़रूर इनवाइट करेंगे। वो लोग हॉल में पहुंचे और मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। मुनज़्ज़ा की एंगेजमेंट जिस लड़के से हुई थी वो अभी आउट ऑफ कंट्री से अपनी स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान आया था और वो इंजीनियर था। फैमिली बहुत अच्छी थी और लड़का भी काफ़ी स्मार्ट और गुड लुकिंग सा था। दोनों स्टेज पर बैठे एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। मुनज़्ज़ा जो इतना बोलती थी और बेचारी अब चुप का ताला लगाए हुए बैठी थी। रिमशा इसके पास गई, कहने लगी, मुनज़्ज़ा ठीक हो? मुनज़्ज़ा इसके कान में कहने लगी, यार रिमशा चुप रह रह कर ना मेरा मुंह थक गया, प्लीज़ यार ये सारी रस्में जल्दी ख़त्म करवाओ ना। रिमशा मुस्कुराई, कहने लगी, अभी तो जब शादी होगी ना, फंक्शन पे फंक्शंस होंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। और वो इसके फियांसी को कहने लगी, अनीस भाई आपकी होने वाली बीवी बोर हो रही है, चुप बैठी है, आप इन्हें किसी बातों में लगाए ना, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से बातें करें, पूछे रिमशा जो फट करते हुए मुनज़्ज़ा का पोल खोल गई। अनीस मुस्कुराया और कहने लगा, जी भाभी। रिमशा स्टेज से उतरी। अनीस बोला, तो कैसी हैं? मुनज़्ज़ा आप बोली, ठीक हूँ आपके सामने। कहने लगा, भाई देवे, मुझे लड़की खूबसूरत होने के साथ मेरी एक और भी ख्वाहिश थी जो पूरा हो गई और शायद यही वजह है कि हमने इधर रिश्ता भेजा। मुनज़्ज़ा बोली, वो क्या? कहने लगा, मेरी ख्वाहिश थी कि फैमिली छोटी सी और बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हों। ये जो साजिश करने वाले और लड़ाई झगड़े बात बात का बतंगर बनाने वाले लोग हैं ना, मुझे बड़ी जिद सी होती है। इन लोगों से यूं नो घर का माहौल जो है ना वो एक फ्रेंडली किस्म का होना चाहिए। मुनज़्ज़ा के चेहरे को दिली मुस्कुराहट ने छुआ। वो अनीस की तरफ देखकर कहने लगी, अनीस आप सच कह रहे हैं, हमारी फैमिली, हम लोग फैमिली में ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं और रिमशा नंद भाभी हैं या मामा और रिमशा सास बहू का रिश्ता है। और रिमशा भी इतनी अच्छी है, इसीलिए इनकी शादी का ये एक साल इतना खूबसूरत गुजरा कि हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ हैं और अल्लाह ताला हमेशा हमारी खुशियों को यूं ही बरकरार रखे। इस बोला, डेट्स वेरी गुड, और मैं भी यही चाहता हूँ, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, मैं चाहता था मुझे लड़की रिश्तों की कदर करने वाली मिले और तुम बिल्कुल वैसी हो। आई एम सो लकी। वो दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे जब दानिया स्टेज पर आई और मुनज़्ज़ा से कहने लगी, बेमुनज़्ज़ा तुम लोगों की मंगनी हो रही है, निकाह नहीं जो इस खुशगपियों में सबके सामने बेशर्मों की तरह मसरूफ़ हो। अनीस ने हैरत से दानिया को सर से लेकर पाँव तक देखा और मुनज़्ज़ा की तरफ सवालिया नज़र उठाई कि ये कौन है। मुनज़्ज़ा ने अपनी आंखों से अनीस को इशारा किया कि वो चुप रहे। वो दानिया से कहने लगी, दानिया किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। बोली नहीं। दानिया जो अभी तक सिंगल थी और वो मुनज़्ज़ा से भी रिमशा से भी बड़ी थी और इसे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो अब तक अकेली है। शायद इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के बारे में ही सोचने में गुजार लगी। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम यूं इस तरह बीच मेहमानों के गप्पे हाँकती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। अनीस कहने लगा, आप हैं कौन इस तरह का बिहेव करने की, आपको किसने इजाज़त दी? वह बोली, लो हो भाई, अभी मंगनी हुई नहीं और चमचागिरी शुरू भी हो गई। वह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए स्टेज से नीचे उतरी। असल में वो मुनज़्ज़ा की किस्मत से जल रही थी। इतना खूबसूरत लड़का, इतनी अमीर फैमिली और फिर वो इकलौता वालिदैन का। स्टेज से नीचे उतरी और एक साइड पर खड़ी सोचने लगी, पता नहीं लोगों की लड़कियों की किस्मतें इतनी अच्छी क्यों होती हैं और एक मैं हूँ जो आज तक हमेशा जलीलो व रुस्वा ही हुई। क्या कमी है मुझ में? वो खुद को डिग्रेड सा करते हुए एक साइड पर खड़ी थी जब परवीन बेगम इसके पास आई। कहने लगी, दानिया क्या हुआ, तुम यूँ उदास लग रही हो? कहने लगी, मामा कुछ नहीं। परवीन बेगम को अपनी बेटी की कैफियत का कुछ तो अंदाज़ा हो रहा था। जो भी था, मुनज़्ज़ा इससे 4-5 साल छोटी थी और वो इस कदरे अपनी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही थी। और आज परवीन बेगम को ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने खुद ही अपनी बेटी को जलील किया और इसके दिमाग को खराफात से बढ़ती रही। चाहती तो बेटी के अच्छे सी तरबियत करती और एक खूबसूरत सा रिश्ता देखकर इसे रुखसत करती,
خیر سب مہمان جب آ چکے تھے تو باقاعدہ منگنی کی رسم کا آغاز ہوا۔ منزہ نے انیس کو اور انیس نے منزہ کو انگوٹھی پہنائی۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگی۔ ان کے انگیجمنٹ کے بعد بھی رمشا اور حامد کی اینیورسری کا کیک کٹ ہونے لگا۔ پھولوں کی ان پر بارش ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ اتنی خوش کہ ہر کوئی ان کو دعائیں دے رہا تھا۔ مبشر صاحب اور راجدہ بیگم جو پاس کھڑے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ تبسم بیگم اور فرید صاحب جو رمشا کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، یوں ہی سدا ہنستی مسکراتی رہو۔ حامد کو پیار کیا رامین جو حامد اور رمشا کو گفٹ دے رہی تھی۔ اس کے بعد جیسے وہ منزہ کو گفٹ دینے لگی تو منزہ کہنے لگی، بھائی اگلی باری رامین تمہاری ہے۔ رامین کہنے لگی، منزہ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو، تم تو بولی تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے رمشا کی شادی ہوئی اب میری ہے تو میں تو کہتی ہوں خالہ آپ لوگ رشتہ دیکھیں۔ ہائے وہ کتنا خوبصورت لگے گا نا، ہم دونوں ایک ساتھ ایک دن رخصت ہوں گی۔ تبسم بیگم نے کہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نصیب بھی بہت اچھا کرے جیسے میری رمشا کا کیا۔ حامد رمشا کے کندھے میں کندھا مارتے ہوئے کہنے لگا، بھائی لوگ تمہارے نصیب جیسی مثال دیتے ہیں۔ رمشا کہنے لگی، وہ تو ہے دانیہ جس سے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگی، ماما چلے ہم، جب ہماری یہاں پر کسی کو ضرورت ہی نہیں تو آپ کیوں لے کر آ گئی یہاں پر؟ بھول گئی جس طرح ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے نکالا تھا؟ وہ سب کے موڈ کو خراب کرتے ہوئے پروین بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جب مبشر صاحب نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگے، پروین رکو، وہ رکی تو مبشر صاحب پاس آئے اور کہنے لگے، تم لوگ واپس نہیں بلکہ ہمارے ساتھ گھر چلو گے۔ دانیہ نے ایک حیرت بھری نظر اپنے ماموں پر ڈالی اور کہنے لگی، ماموں جان پھر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو آپ لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر ہی جائیں۔ جیسا بھی ہے وہاں سے ہمیں کوئی نکالتا تو نہیں ہے نا؟ وہ بھی شاید دانیہ کی بے رخی کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے دانیہ کو گلے سے لگایا، ماتھے پر چوما اور کہنے لگا، تم بالکل میرے لیے منزہ جیسی ہو۔ کہنے لگی، ماموں جان بیٹی کہہ دینے سے اور بیٹی ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کہنے لگی، یہ فرق بھی میں تمہیں ختم کر کے دکھاؤں گا، اس لیے چلو میرے ساتھ اچھے بچوں کی طرح۔ اور یوں جواب دینا ضروری ہوتا ہے ہر بات کا بڑوں کو۔ دانیہ شرمندہ سے ہوئی اور کہنے لگی، سوری ماموں جان۔ وہ اسے ساتھ لیے اسٹیج پر آئے اور اپنے ہاتھوں سے دانیہ کو کیک کھلایا۔ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مہمان جو اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے وہ سب بھی اپنے گھر کے لیے نکل آئے۔ خیر رات کافی ہو گئی تھی جب وہ لوگ فنکشن سے فری ہوتے گھر آئے۔ مبشر صاحب کہنے لگے، پروین تم اور دانیہ ابھی آرام کرو تو انشاءاللہ صبح مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی۔ بولی، جی بھائی صاحب، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہن کے سر پر دوبارہ سے ہاتھ رکھا، اور جو کچھ بھی ہو چکا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ مبشر صاحب بولے، ارے پاگل ہو گئی ہو بھائی، سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور دانیہ میری بیٹی ہے، بچے غلطیاں کریں تو بڑوں کا کام ہے انہیں معاف کر دینا۔ سو ہم لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں، بہتر ہے کہ آپ بھی بھول جائیں، ابھی ہم لوگ سب آرام کرتے ہیں، صبح بات ہوگی۔ سب اپنے اپنے کاموں کی طرف گئے اور رمشا جو نہیں کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس نے ایک سوالیہ سے نظر حامد پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ سب کب کیا؟ کہنے لگا، جب محترمہ ہم لوگ ہال کے لیے نکلے تھے تو میں پیچھے سے یہ ساری ذمہ داری بہت اچھے سے نبھا رہا تھا۔ کہنے لگی، مگر آپ تو ہال میں تھے۔ کہنے لگا، میں تھا مگر میرے آرڈر پہ سب ہو رہا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسا لگا؟ سرپرائز؟ وہ چل کر حامد کے گلے سے لگ گئی، بولی، بہت اچھا، اور میرا ہر دن میری ہر رات خوبصورت بنانے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ حامد کہنے لگا، ایسے تھینک یو نہیں چلے گا، تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ بولی، وہ کیا ہوگا؟ وہ آگے بڑھا اور تکیے کے نیچے سے ایک بیگ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کرنا ہوگا۔ بولی، یہ کیا؟ اس میں ایک خوبصورت سی نیٹ کی نائٹی تھی۔ اس نے جب کھول کر دیکھی کہنے لگے، حامد یہ کہاں سے لی؟ کہنے لگا، خود سلائی کی ہے، ظاہر سی بات ہے دکانوں سے ملتی ہے نا تو وہیں سے لی ہے، آپ کو شرم نہیں آئی لیتے ہوئے؟
कहने लगा तुम पहन कर आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ शर्म और ना शर्म। वो शर्म से लाल पड़ गई। कहने लगा 1 साल शादी को हो गया और तुम्हारी शर्म उतरने का नाम नहीं ले रही। प्लीज़ रिमशा, वरना तुम्हारा ये शोहर तुम्हारे पाँव पकड़ लेगा तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। बोली हामिद, एक शर्त पर पहनूंगी, पहले कमरे की लाइट्स ऑफ करो। कहने लगा फिर क्या फ़ायदा, चलें एक काम करते हैं, बस लैंप चलेगा। बोली इट्स ओके। जैसे वो पहन कर आई और इसकी नाइटी में इसका वजूद वाज़िया हो रहा था, हामिद जो देखते हुए अपने होश खोने लगा। कहने लगा उफ, क़यामत लग रही हो। और पता है, अपने शोहर को अदाएं दिखाने वाली बीवियां जनती होती हैं, इसलिए क्यों हचका रही हो? तुम्हें तो बदले में जन्नत मिलेगी ना। बोली जी जी, जन्नत के हसूल के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बोला बस शोहर को राज़ी कर लो तो जन्नत तुम्हारी पक्की। अच्छा जी, और बीवी को राज़ी करने के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा वो तो मैं अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। वो शरारती से अंदाज में इसके गाल पर काटता हुआ कहने लगा, दिल तो करता है तुम्हें आज खा जाऊं। इन दोनों की खुशगवार रात गुजरी। सुबह नाश्ते के टेबल पर सब लोग मौजूद थे। मुबश्शिर साहब कहने लगे, परवीन, मैंने कहा था सुबह ज़रूरी बात करनी है। भाई तुम लोग अब यहीं पर हमारे साथ रहोगे जब तक दानिया की शादी नहीं हो जाती। दानिया ने हैरान नज़रों से अपने मामू की तरफ देखा। परवीन बेगम बोली, क्या मतलब दानिया की शादी? हमने दानिया का रिश्ता भी नहीं देखा और आप शादी की बात कर रहे हैं। वो कहने लगे, हमने मुनज़्ज़ा के लिए 1-2 रिश्ते देखे थे। एक जगह मुनज़्ज़ा की बात पक्की हो गई है और इनसे हमने कह दिया था कि हमारी बेटी का रिश्ता हो चुका, मगर हमारी दूसरी बेटी अभी रहती है, अगर वो चाहें तो आके मिल सकते हैं। परवीन बेगम ने मुस्कुरा कर दानिया की तरफ देखा और कहने लगे कि आज शाम के खाने पर ही मैंने इस फैमिली को इनवाइट किया हुआ है। लड़का अच्छा है, दुबई में बिजनेस करता है और शादी के बाद वो दानिया को साथ ही ले जाएगा। दानिया की तो आंखों की चमक ऐसी थी, वो खुशी के मारे अपने मुंह से कुछ भी ना कह पाई, मगर आज वो दिल से खुश हुई थी। हामिद कहने लगा, बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, चले मैं भी जल्द घर आने की कोशिश करूँगा और हम एक साथ मुनज़्ज़ा और दानिया की रुखसती करेंगे। हामिद भी बिल्कुल दानिया को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। शाम को वो फैमिली आई। लड़का काफ़ी अच्छा था। दानिया ने पहली ही नज़र में इस लड़के को पसंद कर लिया और दानिया भी खूबसूरत थी, खुश शक्ल थी। बस शायद इसके लहजे में तलखी थी और इस तलखी की वजह से भी शायद यही थी कि वो खुद को कमतर समझने लगी थी। रिश्ता पक्का हुआ तो दानिया जो हर वक्त सबसे गुस्सीले अंदाज में बात करती थी, अब इसके लहजे में मिठास आने लगी। वो सबसे मुस्कुरा कर बात करने लगी। यूँ शाम के खाने में इसने किचन में जाकर रिमशा की हेल्प की। कहने लगी, रिमशा तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है, प्लीज़ मुझे भी सिखा दोगे? रिमशा मुस्कुराई और कहने लगी, क्यों नहीं भाई, और आजकल तो वैसे भी मुनज़्ज़ा की ट्रेनिंग चल रही है कि ससुराल जाएगी मुनज़्ज़ा बोलेगी, मगर अनीस तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। मेरा शोर कौन सा हामिद भाई जैसा होगा जो हर वक्त मुझे किचन में घसीरे रखे। हामिद किचन में इंटर हुआ और कहने लगा, भाई क्या हो रहा है? दानिया बोली, आपकी बुराइयाँ। दानिया का लहजा बदला हुआ देखकर सब हैरान भी थे और खुश भी थे। कहने लगी कि चलो अच्छी बात है कि वो सबके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करें। हामिद कहने लगा, मेरी बुराइयाँ? मगर मैंने क्या किया? मुनज़्ज़ा कहने लगी, भाई आपको ज़रा एहसास है, आपकी नाजुक सी बीवी सुबह से शाम सबके लिए खाना बनाती, कभी ये तक नहीं आपने कहा कि आके थोड़ी हेल्प करवा दूँ। बोले, अच्छा तो मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी तुम? नन भाभी और रिमशा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बातों में आने की। रिमशा मुंह बनाते हुए बोली, वैसे देखा जाए ना तो काफ़ी हद तक मुनज़्ज़ा की बातें दुरुस्त हैं। आपने कभी आज तक मेरे लिए चाय का कप भी नहीं बनाया। बोला तो ये बात है, चलें ये गिला भी आज दूर कर देते, बल्कि तुम्हारे लिए नहीं सारी फैमिली के लिए चाय मैं बनाऊंगा। चाय बनाने के लिए इसने शुगर की जगह साल्ट ऐड कर दिया और बड़े फ़ख्र से ट्रे उठाई बाहर लाउंज में लेकर आया। कहने लगा, बाबा आज मेरे हाथ की सब लोग चाय पियेंगे। सब हैरान थे कि आखिर हामिद को हो गया। कहने लगा, हामिद तुमने चाय बनाई? बोला तो और क्या, खुद बनाई है, किसी से हेल्प नहीं ली। सबके आगे ट्रे करते हुए इन्हें कप पकड़ाते हुए कहने लगा,
सब लोग घूंट पी कर चेक कीजिए और मुझे बताइए चाय कैसी बनी। जैसे ही सब ने घूंट भरा अगले ही पल सबकी चाय बाहर आ गई और साहब ने कप वापस रख दिए टेबल पे। कहने लगा, क्या बात है भाई, चाय ऐसी ही तो बनती है। रिमशा करीब आकर कहने लगी, बनती तो चाय ऐसी ही है, मगर चाय में चीनी डाली जाती है, नमक का कबाड़ा नहीं किया जाता। कहने लगा, क्या मतलब बोली? मतलब ये कि आपने चीनी नहीं नमक डाला हुआ है चाय में। बोला, वो तो मुझे पता ही नहीं चला, दोनों सेम ही लग रहे हैं। कहने लगी, जी इसीलिए कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, या फिर बंदा किसी से पूछ ही ले। बोला, रिमशा की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो मुझसे गलती हुई है, तुम लोग बजाय इसके कहो कि खैर है, कोई बात नहीं, तुम मुझे तंज कर देगा। मुनज़्ज़ा कहने लगे, रिमशा अगर पहले दिन ही से किचन में ले गई होती, इन्हें तो ये दिन तुम्हें देखना ना पड़ता। भाई कैसा शौहर है तुम्हारा, एक कप चाय का नहीं बनाना आता जिसे ढंग से। हामिद सोफे से कुशन उठाता मुनज़्ज़ा के पीछे भागा। कहने लगा, सारे फसाद की जड़ ही तुम हो, ये सारी कारस्तानियाँ तुम्हारी हैं, और मैं भी तुम लोगों की बातों में आके चाय बनाने लग गया। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी किचन में आने की? बोली, नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, आज की चाय तो आपके हाथ की पी गए। बोला, क्या मतलब, मैं दोबारा जाके बनाऊं? रिमशा बोली, जी ऐसा ही है। क्यों भाई? सब लोग कहने लगे, भाई जैसे हमारी रिमशा कहे ऐसे ही होगा। हामिद कहने लगा, इससे बेहतर था कि मैं घर ही ना आता। राजदा बेगम कहने लगी, तो अच्छी बात है ना, हामिद बेटे चाय बनाने का ही तो कह रहे हैं, और वैसे भी रिमशा सारा कुछ इतने अच्छे से करती, तो एटलीस्ट तुम्हें चाय बनानी तो आनी चाहिए। कहने लगा, चलो मेरे साथ किचन में। पूरे घर का माहौल खुश था। हामिद फिर से चाय बनाता हुआ सबके लिए लेकर आया, और इस बार रिमशा ने इसकी हेल्प भी की थी, और चाय बहुत मज़े की थी। सब ने तारीफ़ की और कहने लगा, मैं ये तारीफ़ डिज़र्व करता, वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने नमक डाल दिया था, वरना चाय तो वो भी बहुत मज़े की थी। रिमशा बोली, जी जी मज़े की थी, बस जहर थी। कहने लगा, रिमशा तुम चुप रहा करो। कहने लगी, क्यों अंकल, मैंने कुछ गलत कहा? कहने लगे, नहीं बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। कहने लगा, एक तो बाबा आप इन फौजियों में से हो जो अपने बंदे मार देते हैं। भाई बेटा हूँ आपका, मेरी साइड लिया करें। बोले, वो भी तो मेरी बेटी है, और बेटियों का बाप पर ज़्यादा हक होता है। खैर वक्त गुजरते हुए पता ही न चला, मुनज़्ज़ा की और दानिया की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई, और दोनों की बारात का एक ही दिन था। मुनज़्ज़ा कहने लगे, रमीन कहा मैंने तुमसे था, और बारात हम दोनों के एक दिन आ गई। रमीन के रिश्ते की भी बात चल रही थी। खैर दोनों की बारातें हॉल में पहुंच गई। मुनज़्ज़ा और दानिया दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। एक ही दिन में दो बेटियों को रुखसत करके मुबश्शिर साहब की आंखें आप दीदा से हो गई। जब मुनज़्ज़ा हामिद के गले लगी, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हामिद भाई मुझे नहीं पता मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। आई लव यू सो मच हामिद भाई। वो अपनी बहन को गले में लिए हुए अपना ज़बत खो चुका था और बच्चों की तरह रोने लगा था। कहने लगा, मेरे घर की रौनक थी तुम मुनज़्ज़ा, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी में कभी एक कांटा चुभने का भी दुख ना दे। बहुत खुश रहो तुम। जब मुनज़्ज़ा रिमशा के साथ मिली तो इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना नामुमकिन सा लग रहा था। राशिदा बेगम ने आगे बढ़कर मुनज़्ज़ा को गले में लिया और अपनी ढेरों दुआएं में बेटी को रुखसत किया। दानिया की भी रुखसती हो चुकी थी। सब लोग उदास चेहरों के साथ घर लौटे। घर में आए तो घर में ऐसे था जैसे घर की सारी रौनक ही खत्म हो गई। मुबश्शिर साहब कहने लगे, बेटियां बाप में प्यार डाल देती हैं, और फिर एक दिन जब चली जाती हैं तो बाप का आंगन सूना सा हो जाता है। रिमशा आगे बढ़ी और मुबश्शिर साहब के साथ लगी। कहने लगी, बाबा आज पहली बार इसके मुंह से बाबा सुनकर। मुबश्शिर साहब कहने लगे, तुम्हारे मुंह से बाबा सुनकर ऐसे लगा जैसे मेरे पास मेरी मुनज़्ज़ा हो, और सच में मेरे लिए तुम मुनज़्ज़ा ही हो। अगर मैंने एक बेटी रुखसत की है तो अल्लाह ने इससे भी प्यारी बेटी मुझे हमेशा के लिए दी, जो मेरे घर की रौनक है। वो एक साइड में रिमशा को लिए और दूसरी साइड में हामिद के लिए कहने लगे, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। सबके उदास चेहरों पर मुस्कुराहट सी आई।